हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 34। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी वहीं जमीन पर बैठा हुआ था। तभी कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। शिवी ने देखा सामने कामनी जी थी। उन्हें देखते ही शिवी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों में नमी एक बार फिर भर आई थी। कामिनी जी शिवी के पास बैठी। वो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शिवी, भाई साहब कभी गलत नहीं थे। वो जो करते हैं वो बताते नहीं। आज तक उन्होंने इस परिवार के लिए जो किया है वो इस परिवार का एक सबसे मजबूत ढाल है, जो कितनी भी तकलीफ में हो पर अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी के सामने नहीं लाते। शिवी बस चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ था भी नहीं उसके पास कहने के लिए। इधर जगदीश जी जब छत पर आए तो उन्होंने देखा अक्षरा एक जगह बैठी हुई थी। उसे देखते ही जगदीश जी की आंखें भर आई। उन्हें शिवी की कही बात याद आ गई कि अक्षरा ही विजय राणावत की बेटी थी। ये सब याद करके जगदीश जी सोचने लगे, जिस बच्ची को वो इतने वक्त से ढूंढ रहे थे वो उनके सामने थी, तो उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी उसे सुना दी। ये सब सोचते हुए जगदीश जी को अपनी कही बातें और अपने के व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो शांत से खड़े थे कि अक्षरा की नजर उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। अक्षरा को खड़ा होता देखकर जगदीश जी उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके कदम अपनी ओर आता देखकर अक्षरा ने नजरें झुका ली। जगदीश जी अक्षरा के पास आकर धीमी आवाज में बोले, बेटा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? अक्षरा ने जगदीश जी के मुंह से ये बात सुनी तो वो उनकी ओर देखने लगी। उनके चेहरे पर उनकी परेशानी झलक रही थी। जगदीश जी को परेशान देखकर अक्षरा धीमे से बोली, अंकल आप परेशान हैं? जगदीश जी अक्षरा को देखने लगे कि अक्षरा ने धीरे से फिर कहा, आप परेशान मत रहिए। अक्षरा इतना कहकर धीमे कदमों से वहां से चली गई। जगदीश जी की नजर अब भी जाती हुई अक्षरा पर ही थी। उसके जाने के बाद वो खुद में ही बोले, विजय, हमें माफ कर दो। भाभी को इतने सालों में ढूंढ नहीं पाए और जब पता चला तो वो इस दुनिया में नहीं है। फिर एक पल रुक कर वो दोबारा बोले, लेकिन हम वादा करते हैं तुम्हारी बेटी को अब कोई कमी नहीं होने देंगे। अक्षरा अपने कमरे में आई। उसने देखा शिवी वहां नहीं था तो अक्षरा बिना कुछ कहे आकर बेड पर बैठी। एक बार फिर वो जगदीश जी के बारे में सोचने लगी। शिवी चुपचाप बैठा था। रमेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो शांत लहजे में बोले, अब तुम जाओ अपने कमरे में, रात बहुत हो गई है। शिवी ने नजर उठाकर उनकी ओर देखा। रमेश जी उठकर वहां से चले गए तो शिवी भी उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अक्षरा अब भी बेड पर बैठी हुई जगदीश जी के बारे में सोच रही थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अक्षरा ने देखा शिवी कमरे में आ रहा था। उसके चेहरे पर एक दर्द, एक गहरी उदासी के मिले जुले भाव थे। शिवी काफी शांत था। वो बस चलते हुए अंदर आया और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अक्षरा को समझ नहीं आया आखिर शिवी को हुआ क्या, पर उसको देखकर इतना वो समझ चुकी थी कि शिवी परेशान था। आज शिवी को अपने किए पर पछतावा था। आज तक उसने कितना कुछ सुनाया था अपने पापा को, वो भी उस गलती के लिए जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। ये सोच सोच कर शिवी खुद पर ही गुस्सा करने लगा। उसे अपने कहे एक एक शब्द याद आ रहे थे जो उसने जगदीश जी को कहे थे। ये क्या कर दिया मैंने पापा को कितना हर्ट कर दिया। शिवी अपने आप में ही बोला। उसके लिए अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। शिवी आकर बेड पर लेफ्ट साइड पर बैठ गया। उसके दिमाग में फिर सारी बातें घूमने लगी। ये सब याद आते ही शिवी की परेशानी बढ़ने लगी। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपना हाथ चेस्ट पर रखा और मुंह खोलकर सांस लेने लगा। शिवी को ऐसे देखकर अक्षरा घबरा गई और वो भागकर उसके पास आई और परेशान होते हुए पूछा, शिवी क्या हुआ आपको? आप ठीक नहीं हो? क्या हुआ बताइए ना। शिवी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अक्षरा ने पानी का ग्लास उठाकर शिवी को पानी दिया, पर शिवी ने पानी नहीं पिया। वो अब भी लंबी सांसें ले रहा था। शिवी, आपकी दवाइयाँ दे,
अक्षरा ने पूछा तो शिवी ने कबर्ड की ओर इशारा किया। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अक्षरा जल्दी से कबर्ड की तरफ भागी। उसने जल्दी से दवाई निकाली और वापस शिवी के पास आई। उसने दवाइयाँ शिवी को खिलाई। शिवी ने दवाई ली और वो वैसे ही बेड पर पड़ गया। कुछ देर बाद शिवी की तबीयत में सुधार हुआ तो उसने झट से अक्षरा को टाइटली हग कर लिया। तो अक्षरा शिवी के बालों में हाथ फेरने लग गई। शिवी की आंखों में नमी झलकने लगी। उसे अब फिर कमरे में हुई बातें याद आने लगी। वो धीरे से बोला, तुम सही थी अक्षरा, तुम हमेशा से सही थी। पापा को मैंने बहुत गलत समझा। मैंने क्या क्या नहीं सुना दिया उन्हें, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। ये सब सुनकर अक्षरा शिवी से अलग होकर उसे देखने लगी। उसे मानो विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने शिवी था। वो हैरानी से बोली, शिवी आप? अक्षरा इससे आगे कुछ कहती उससे पहले शिवी बोल पड़ा, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। तुमने कहा भी था कि परिवार के होते हुए भी वो बहुत अकेले हैं, फिर भी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। शिवी को आज अपनी हर गलती पर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों में नमी और पछतावा देखकर अक्षरा की भी आंखें भर आई। उसने शिवी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तब तक शिवी ने उसकी गोद में सर रख दिया। उसने कसकर अक्षरा की कमर को पकड़ लिया। उसका चेहरा अक्षरा के पेट और साड़ी के बीच छुप गया था। शिवी की सांसें अक्षरा अपने पेट पर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। पर किसी तरह खुद को नॉर्मल रखते हुए वो शिवी के बालों को सहलाते हुए उसे हिम्मत देते हुए बोली, शिवी आप इतना परेशान मत होइए, अंकल समझेंगे आपको। शिवी ने जैसे ही ये सुना वो अपना मुंह अक्षरा की तरफ करने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने ऐसे ही एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, तुम कैसे समझ लेती हो सब? शिवी की बातें सुनकर अक्षरा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। वो शांत भाव से लेकिन गहरी आवाज में बोली, हमें कभी एक परिवार नहीं मिला। पापा का प्यार या उनका होना क्या होता है हमने नहीं जाना। शायद इसीलिए कहते हैं जिसके पास जो नहीं होता उसकी कीमत वो बहुत अच्छे से जानता है। अक्षरा की बातों में गहराई थी। उसकी आंखों में नमी झलक आई। शिवी को याद आया अक्षरा उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी है। उसने कुछ सोचकर एकदम से सवाल किया, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मतलब बचपन का कुछ? अक्षरा शिवी को देखते हुए बोली, हमें याद नहीं है ज्यादा कुछ, पर हमारा परिवार था। माँ के पास कोई फोटो तक नहीं थी तो अब बिल्कुल याद नहीं, लेकिन हमें वो हादसा याद है। कहीं आग में सब जल रहा था, माँ हमें वहाँ से लाई थी। हम जब भी कुछ याद करना चाहते हैं हमें यही याद आता है, इसीलिए हम डर जाते हैं। शिवी ने अक्षरा को देखते हुए ही मन में कहा, अक्षरा तुम्हारे परिवार के साथ जिसने बुरा किया उसे सजा मिलकर रहेगी। वो रजनीश माहेश्वरी किसी कीमत पर बचेगा नहीं। अक्षरा शिवी को इस तरह चुप देखकर धीरे से बोली, शिवी क्या हुआ? शिवी ने ना में सर हिलाया तो अक्षरा फिर बोली, आपने अंकल का दिल दुखाया है तो बेशक कुछ वक्त तक आपसे नाराज रहें, पर जल्द ही मान जाएंगे। शिवी कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे वो अपनी गलतियों के लिए अपने पापा से माफी मांगेगा। उसने अक्षरा को देखते हुए सवाल किया, पापा मान जाएंगे ना? वो मुझे माफ कर देंगे ना? अगर आप पूरे दिल से माफी मांगोगे तो जरूर मान जाएंगे। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवी एकदम से बोला, पर मैंने जो किया जो कहा उसके बाद मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेंगे। मैंने बहुत हर्ट किया उन्हें। अक्षरा कुछ सेकंड चुप रहने के बाद शिवी को समझाते हुए बोली, शिवी वो आपके पापा हैं, उन्हें आपकी फिक्र रहती है। वो जानते हैं अगर आप परेशान होंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमें यकीन है वो आपको माफ कर देंगे। अक्षरा की बात सुनकर शिवी के चेहरे पर खुशी के भाव झलक आए। अक्षरा भी मुस्कुरा उठी। वो शिवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, और आप हैं ही ऐसे कि कोई आपसे नाराज नहीं रह सकता। इतना कहते हुए अचानक से अक्षरा ने शिवी के गाल को अपने होठों से छू दिया। उसके होठों के स्पर्श ने शिवी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षरा ऐसा करेगी। तो वहीं अक्षरा ने फ्लो में ये कर दिया। तो जब उसे ये एहसास हुआ उसने झट से अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बीत गई। अक्षरा सो चुकी थी।
पर शिवी अब भी अक्षरा को देख रहा था। उसे देखते हुए ही वो सोचने लगा, राणावत परिवार की बेटी हो तुम, तुम्हारे पास भी तुम्हारा पूरा परिवार था। तुम अक्षरा त्रिपाठी नहीं, अक्षरा राणावत हो। इतने सालों से जिस पहचान के साथ तुम जी रही थी वो झूठ है, ये जानकर ना जाने तुम कैसे रिएक्ट करोगी। शिवी के मन में दुविधा थी। उसने अक्षरा के माथे पर किस किया और बहुत ही धीरे से बोला, संभाल लूंगा तुम्हें, तुम्हारा गुस्सा भी बर्दाश्त कर लूंगा, पर मुझसे दूर तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। जगदीश जी अब अपने कमरे में आ चुके थे। उनकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने वाले थे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में टेबल पर रखी अपनी पत्नी सुषमा की फोटो देखते हुए बोले, सुषमा, आपसे किया वादा निभाने में बहुत वक्त लगा दिया हमने। शिवी भी कमरे में था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठा और कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। उसकी नजर जगदीश जी के कमरे पर गई जो खुला था। शिवी उस तरफ बढ़ गया। जगदीश जी अब अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहे थे। तभी शिवी कमरे की दहलीज पर आया। उसने जगदीश जी को देखा और कुछ सेकंड सोचने के बाद अंदर कदम रखा। जगदीश जी गहरी सोच में थे। उन्हें भी महसूस नहीं हुआ कि कमरे में कोई आया था। शिवी आकर उनके पास वहीं जमीन पर बैठ गया और चुपचाप उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। अपने बिहेवियर के कारण वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहे। कुछ देर बाद जगदीश जी ने जैसे ही आंखें खोली, शिवी को वहां यूं जमीन पर बैठा देख उनकी आंखों में हैरानी भरे भाव थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी पापा। शिवी की आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। जगदीश जी कुछ नहीं बोले। वो उठने लगे कि शिवी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो वहीं बैठ गए। शिवी जगदीश जी की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, पापा आई एम सॉरी। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की, जाओ आराम करो। जगदीश जी बिना किसी भाव के बोले। आगे कुछ कहने की शिवी की हिम्मत नहीं हुई। उसने आहिस्ता से जगदीश जी का हाथ छोड़ा और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जगदीश जी शिवी को जाता देखकर खुद में ही बोले, गलती तो हमारी थी शिवी, तुम्हें तो बस गलतफहमी थी, जो बिल्कुल जायज है। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। रमेश जी के दिमाग में कल रात वाली सारी बातें घूम रही थी। ऊपर से शिवी अब तक ब्रेकफास्ट के लिए आया भी नहीं था, तो उन्होंने अक्षरा से पूछा, अक्षरा बेटा शिवी कहाँ है? अक्षरा कुछ कहती उससे पहले ही शिवी आ गया। वो आकर जगदीश जी के पास वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। सब हैरान थे। जगदीश जी के एक तरफ रमेश जी बैठते थे और दूसरी तरफ वाली कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी, और शिवी तो कभी उनके पास नहीं बैठता था। छोटे, गरिमा ने हिचकिचाते हुए कहा तो शिवी मुस्कुराता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग दी। यार साले साहब को क्या हुआ? राहुल सिमरन को देखकर धीरे से बोला, जीजू हमें लग रहा है शिवी बाई को बड़े पापा नहीं दिख रहे। कामिनी जी ने हिचकिचाकर शिवी की प्लेट में परांठे डाले। वो खाने लगा। जगदीश जी और शिवी दोनों ही खा रहे थे, पर बाकी सबका ध्यान खाना छोड़कर उन दोनों पर ही था। शिवी की प्लेट में जैसे ही परांठे खत्म हुए, उसने बिना कुछ कहे जगदीश जी की प्लेट से एक निवाला लेकर खा लिया। जगदीश जी की नजरें शिवी पर चली गई। गरिमा की आंखों में नमी उतर आई तो वहीं रमेश जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। जब शिवी छोटा था तब भी वो ऐसा ही करता था। ये याद आते ही जगदीश जी का दिल भर आया। तभी कामिनी जी उसे परांठे देने लगी कि उन्हें रोकता हुआ शिवी बोला, नहीं छोटी माँ, मेरा पेट भर गया। इतना कहकर शिवी उठ गया। अक्षरा को कल रात की बात याद आ गई कि शिवी ने कहा था उसने अपने पापा को गलत समझा। शिवी भी ना पता नहीं क्या कर रहे हैं। अक्षरा मन में बोली। जगदीश जी उठे और बोले, रमेश ड्राइवर से कह दो गाड़ी निकाले ऑफिस के लिए। जी भैया। जगदीश जी जाने लगे कि तभी शिवी उनके आगे आकर खड़ा हो गया। सब हैरान थे। गरिमा को डर लगने लगा कहीं दोनों के बीच फिर कोई बहस ना हो जाए। छोटे छोटे क्या कर रहे हैं आप? गरिमा शिवी के पास आने लगी। शिवी जगदीश जी को देख रहा था। उसने अब अपनी नजरें झुका ली और झुककर घुटनों पर बैठ गया। गरिमा के कदम रुक गए। बाकी सब भी हैरानी से शिवी की तरफ देखने लगे। शिवी घुटनों पर बैठे हुए नजरें झुकाए हुए ही बोला,
मैंने आज तक जो भी कहा, आपके साथ जो भी किया, वो बहुत गलत था। आई एम सॉरी पापा। शिवी की बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर सबकी आंखों में नमी कायम थी। जगदीश जी ने शिवी को देखा, पर वो कुछ नहीं बोले। शिवी ने अपनी नजरें उठाई और उनको देखता हुआ बोला, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत कहा आपको, आपका बहुत दिल दुखाया। आपको कोई और कुछ कहे तो बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे, पर मैंने खुद कितना कुछ सुनाया, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई। प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। शिवी की बातें सुनकर जगदीश जी ने अब भी कुछ नहीं कहा कि शिवी धीरे से नम आवाज में बोला, माँ हमेशा माफ कर देती थी, दी भी कर देती हैं। ये सुनकर जगदीश जी की आंखों से खुद ब खुद आंसू की एक धारा बह गई। इससे आगे की कहानी जारी रखेंगे भाग नंबर 35 में। थैंक यू।